सीताराम बच्चों हमारा जो पुलिस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट की हमने जो सीरीज चलाई हुई है उसका आज 12वां दिन है। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके जितने भी प्रश्न हैं ये सारे PYQ हैं ना, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से करना है। बोलता है निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है। तो इसमें आपको पहचानना है ओ है, ओ है, ओ है या ए है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा छोटा ओ, है ना। तो इसमें है बच्चों कि जो पहले तो हम समृद्ध को देखते हैं। समृद्ध का अर्थ क्या होता है, पहले बोलता है समृद्ध का अर्थ जिसमें मुंह ढका हुआ है ना। इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो ढका हुआ या बंद, है ना। जिन भी वर्णों को उच्चारण करने में हमारा मुख कम खुलता है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको समृद्ध स्वर बोलते हैं। ये 4 होते हैं ना, ये होते हैं ई और उ, है ना। फिर बोलता है अर्ध समृद्ध, मतलब समृद्ध का आधा, है ना। जो समृद्ध में हमारा कम मुख खुल रहा था, अब इससे आधा ज़्यादा मुख खुलेगा। तो इसमें कौन कौन से होंगे, छोटी ए और छोटा ओ, है ना। तो वही पूछा है यहाँ हमने, है ना। यहाँ अर्ध समृद्ध पूछा है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। ये क्या है, य है, द है, ल है या भ है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा भ, है ना। यदि हम महाप्राणों की बात करें तो ये कौन से होंगे बच्चों, ये वर्गीय व्यंजन के, है ना। जो आपके कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग हैं वो वर्गीय व्यंजन उनको बोलते हैं ना। स्पर्श व्यंजनों को ही वर्गीय व्यंजन बोलते हैं ना, क्योंकि वो वर्गों में है। तो उसमें यदि हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा, है ना। और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन सभी किस में आ जाएंगे, आपके महाप्राण में आ जाएंगे। देखो यहाँ तो है नहीं, ये तो 5वां है ना। द की बात करें तो ये तीसरा है। यदि ल की बात करें तो ये क्या है, ये अंतस्थ है ना, य र ल। तो यहाँ क्या है, ऊष्म दिया गया है ना, तो महाप्राण में क्या आएगा, इसका उत्तर भ हो जाएगा ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका क है, श है, स है या ह है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा क। क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब आपने पुरानी मेरी वीडियो देखी होगी वर्णों के ऊपर, जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो बेटा एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। वर्ण वहाँ से बाहर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करी हुई हैं। क्ष का निर्माण हुआ तो किससे मिलकर हुआ है, ये हुआ है बच्चों क प्लस श, है ना। क प्लस श से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। तो देखो पहले क्या आएगा, अब क्ष इन दोनों से मिलकर हुआ है निर्माण, तो पहले क आएगा, है ना। तो ये शब्दकोश में क्ष का क्रम क के बाद ही आएगा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बोलता है कि निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है, पार्श्विक या पार्श्विक वर्ण कौन सा है। तो ये य है, व है, र है या फिर ल है। तो इसको क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा ल। बोलता है कि पार्श क्या होता है बच्चों, जब आप ल का उच्चारण करते हैं तो जीभा जब दंतमूल या मसूड़े को छूती है ना, तो आपका पार्श बनता है। और बोलता है कि वो वर्ण जिसको बोलने में पार्श के दोनों सिरों से हवा बाहर निकले, है ना। तो जब आप ल का उच्चारण करते हैं तो पार्श बनता है, पार्श के दोनों सिरों से हवा क्या होती है, बाहर निकलती है, उसी को ही पार्श कहते हैं ना, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि निम्न में से पुस्तकालय कौन सी संज्ञा है। तो ये कौन सी है बच्चों, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों समूहवाचक, है ना। वहाँ क्या है, पुस्तकों का समूह है। जैसे कक्षा बोलने से ना, कक्षा बोलने से भी समूह के विद्यार्थियों का समूह है ना। एक ही जाति की बहुत कम चीज़ें हैं ना, ये कलेक्टिव फॉर्म में जहाँ मिलती हैं वहाँ क्या बोलते हैं, एक ही जाति की कलेक्टिव फॉर्म में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, तो उसको समूहवाचक कहते हैं ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, सभा, अच्छाई, बीमारी या फिर मिठास। तो इसका क्या हो जाएगा, सभा। तो यदि सभा की बात करें बच्चा लोग तो क्या हो जाएगा, सभा एक समूहवाचक संज्ञा है ना। यदि अच्छाई की बात करें, देखो अच्छाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये जितनी भी हैं ये क्या है, ये भाववाचक है ना। ये चीज़ें भाववाचक, और भाववाचक क्या होता है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको देख नहीं सकते, उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो होती हैं आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कि मैं अपनी थाली स्वयं धो लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। ये है बच्चों निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। तो इसका क्या हो जाएगा, निज। बोलता है कि निजवाचक में जब कर्ता अपने लिए, है ना, आप, अपने आप या स्वयं जैसे शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है तो वो कौन सा हो जाएगा बच्चों सर्वनाम, वो निज। निज मतलब सेल्फ, निजी, है ना, अपना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है तो लेखन शिक्षण द्वारा, वाचन शिक्षण द्वारा, दोनों के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। बोलता है शब्दों के शुद्ध उच्चारण, है ना,
का विकास कैसे होता है? तो ये कैसे होगा? ये होगा आपका वाचन शिक्षण द्वारा, क्योंकि जैसा आप वाचन करते हैं बच्चों वैसा ही आप लिखते हैं, है ना? ठीक है, तभी कहते हैं कि शुद्ध उच्चारण करो तभी आप शुद्ध लिख पाएंगे ना। तुम मेरा काम करोगे ना, इस वाक्य में न कौन सा निपात है ना? तो ये कौन सा है बच्चों? सीमा बोधक है, अवधारणा बोधक है, प्रश्न बोधक है या आज्ञा बोधक? तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सीमा बोधक। इसमें मतलब एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है ना। ठीक है, जैसे तुम मेरा काम करोगे ना, तो ये क्या है? न किसको? ये आपका सीमा बोधक को, एक दूसरा शब्द है तो, है ना। जैसे इसको कैसे करेंगे? बोलता है कि जैसे ये शब्द है, जैसे सपोज करो बच्चों आपका कोई दोस्त या आपका कोई मित्र दिल्ली में है ना, तो आप भी दिल्ली जा रहे हैं और आपने उसको मैसेज किया कि मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ, है ना। तो आप एक्साइटेड होंगे मिलने के लिए ना, कि वो आपका फ्रेंड जो भी है वो दिल्ली में है, तो सामने से उनका मैसेज आएगी तो, है ना। तो वो तो बोलने से वो क्या है? उसने सीमा निर्धारित कर दी, उसके बाद कुछ शब्द आप बोल ही नहीं पाएंगे, एक सीमा निर्धारित कर दी। तो वो तो भी किस में आएगा? ये भी सीमा बोधक में आएगा, है ना, जहाँ फिर आगे एक जैसे मतलब एक सीमा बंध जाए, है ना, उसी को ही सीमा बोधक कहते हैं, कि उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा बोलने को, करने को, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो कौन सी बच्चों? खाना है, खिलाना है, हंसना है या हंसी उड़ाना है? बोलता है इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों? प्रेरणार्थक है ना, इसमें हो जाएगा खिलाना। और प्रेरणार्थक में भी कौन सा बच्चों? प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक? ये होगा प्रथम प्रेरणार्थक, है ना। यदि हम बात करें, एक तो यार इस पर लिखा जाता नहीं है ना। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका खिलाना। तो प्रथम में क्या होगा? कर्ता स्वयं कार्य करेगा, है ना, स्वयं कार्य करेगा। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा? स्वयं कार्य न करके सामने वाले से कार्य करवाएगा। जैसे प्रथम में है खिलाना, और जब द्वितीय प्रेरणार्थक पूछे तो क्या होगा? खिलवाना, है ना, किसी और से खिलवा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है उन्मूलन का विलोम शब्द है। तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रोपण। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कि महत की उत्तरावस्था क्या होगी, है ना। आपने विशेषण पढ़े होंगे, है ना। तो जो तुलना के आधार पर विशेषण के 3 प्रकार हैं उसी में से पूछ रहा है, और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लेना है ना। महत की उत्तरावस्था पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? महत्तर हो जाएगा, महत्तर हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा महत्तर। देखो इसकी 3 अवस्थाएं हैं ना। प्रथम में होगा मूलावस्था, है ना, द्वितीय में होगा उत्तरावस्था, और तृतीय में होगा उत्तमावस्था। यदि बच्चों पहले में है ना मूलावस्था में बात करें, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं होगी, है ना। जैसे राम अच्छा है, राम अच्छा लिखता है, वो अच्छा गाता है, तो इसमें क्या है कि उसकी विशेषता की बात करी जा रही है ना। इसमें किसी और के साथ आप रिलेट नहीं कर रहे हो, किसी और व्यक्ति के साथ उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ दूसरा क्या होता है? जैसे उत्तरावस्था है ना, ये उत्तरावस्था है, तो उत्तरावस्था में शब्दों के पीछे क्या लगा होता है? तर लगा होता है ना, उत्तरावस्था, है ना। उत्तमावस्था में शब्द के पीछे तम, मतलब मूल जो आपकी क्रिया होगी उसके पीछे, है ना, मूल जो शब्द होगा उसके पीछे तर लगा होगा। जैसे महत है ना, महत के सामने बस सिर्फ तर लगा दिया हमने तो बन गया महत्तर, है ना। और तम लगाएंगे तो अवस्था बदल जाएगी ना, उत्तमावस्था। जैसे मूलावस्था में किसी के साथ कोई तुलना नहीं होगी, है ना, कंपेयर नहीं करेगा, है ना। तो दूसरे में क्या है? दूसरे में है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में बेटा दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। ठीक है, दो लोगों या वस्तुओं के बीच में, कि रवि मोहन से लंबा है ना, रीता मीता से ज़्यादा अच्छा गाती है। इसमें क्या है? दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। बट बच्चे अगर आप उत्तमावस्था की बात करें तो इसमें 2 से ज़्यादा, है ना, माने 3 लोगों से या सब में से, है ना, सब में से इसकी तुलना होगी। और इसको पहचानना बहुत ईजी है उत्तमावस्था। इसमें जैसे सबसे, सबसे ज़्यादा, है ना, सर्वश्रेष्ठ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। कि जैसे एक उदाहरण देते हैं कि सीता का स्थान कक्षा में प्रथम है, तो क्या है? वो उत्तमावस्था है, क्योंकि सब में से तुलना हो रही है उसकी, कि प्रथम आई है वो, है ना। तो क्या है? सब पूरी क्लास में से, तो वो क्या है? उत्तमावस्था, है ना। या फिर एक दूसरा उदाहरण ये भी ले लेते हैं। पूछा क्या क्वेश्चन है? बोलता है कि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है ना। तो इसमें क्या है? सर्वश्रेष्ठ मतलब सब में से श्रेष्ठ। तो ये आप समझ गए होंगे ना।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बच्चों, है ना, तभी इसको ज़्यादा समझाया मैंने, है ना। बोलता है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा अजर, है ना। जर क्या होता है, बुढ़ापा, है ना, और अ लग गया तो निषेध, है ना, कि वो काम हो ही नहीं सकता, कि जिसको जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, तो क्या होगा, अजर, है ना। अमर होता है जो कभी मरे ना, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है अग्नि का पर्यायवाची है, तो कृषाणु है, मारुत है, वाजी है या विबुद्ध है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा कृषाणु, क्योंकि मारुत किसका है, मारुत है आपका वायु का, है ना। वाजी की बात करें तो ये किसका है, ये आपका घोड़े का है, और ये विबुद्ध क्या है, ये है देवताओं का पर्यायवाची शब्द, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है काम आना मुहावरे का अर्थ है, तो काम आना मुहावरे का अर्थ है बच्चों क्या है, मार देना, सावधान होना, युद्ध में मरना या उपयोग होना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा युद्ध में मरना, है ना, काम आना, है ना। के अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है निहार का शाब्दिक अर्थ क्या है, निहार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ओस, समीप, कठोर या निश्चिंत, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा ओस, है ना। बोलता है अल्प का विलोम होगा, तो अल्प का क्या होगा, अति होगा, इति होगा, श्रेष्ठ होगा या बड़ा होगा, इसका हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आपका अति, है ना। इति की बात करें तो अथ का, है ना, अथ का विलोम होता है ना, अथ का इति, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है खालीपन का पर्यायवाची शब्द है, तो खालीपन का क्या है, रिक्तता है, निराधारता है, अवनीतता है या उपरोक्त सभी, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा रिक्तता, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है गोद का पर्यायवाची नहीं है ना, गोद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पार्श, पार्श नहीं है, इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा जम्बुक, क्योंकि जम्बुक किसका पर्यायवाची है, गीदड़ का या सियार का, है ना, गीदड़ का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। होता है मेरे पास मात्र 50 रुपये हैं, वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो इसमें कौन सा अव्यय है बच्चों, इसमें है आपका निपात, है ना, कि किसी बात पर, है ना, किसी बात, व्यक्ति या वस्तु या बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ क्या है, उसे क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जैसे यहाँ निपात कौन सा है, मात्र शब्द, है ना। जैसे इसको जब लगाते हैं ना, इसको वाक्य से हटा भी लेंगे तो भी वाक्य पूरा होगा, है ना। जैसे इसको हटा लेते हैं, मेरे पास 50 रुपये हैं, है ना, क्या है कि पूरा वाक्य हो रहा है, पर यहाँ इस पर, इस बात पर जोर देने के लिए ना किसका उपयोग किया गया है, मात्र का, कि मेरे पास मात्र 50 रुपये हैं, तो क्या है, बात पर जोर दे रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, सीताराम, अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ते रहो।